मानसून आते ही वायरस और बैक्टीरिया से पैदा हुए इन्फेक्शन का खतरा काफी बढ़ जाता है। बारिश के इस मौसम में मच्छरों के कारण चिकनगुनिया, मलेरिया और डेंगू जैसी भयंकर बीमारियां भी फैलती है। डेंगू बुखार डेंगू नाम के वायरस की वजह से होता है, जो एडिस नाम के मच्छर के काटने से शरीर में फैलता है। एडिस नाम का यह मच्छर इंसान पर दिन के वक्त हमला करता है। अध्ययन के मुताबिक डेंगू का मच्छर सूर्योदय होने से 2 घंटे बाद और सूर्यास्त से कुछ घंटे पहले तक ज्यादा एक्टिव रहता है। आमतौर पर यह मच्छर इंसान की कोहनी या एड़ी पर काटता है। एडिस मच्छर बेहद छोटे और गहरे रंग के होते हैं। इस मच्छर की सबसे बड़ी पहचान इसकी लंबी टांगें होती है। मच्छर की टांगों पर सफेद और काली रंग की धारियां देखकर समझ जाइए कि एडिस ही है। ये मच्छर ज्यादातर घर में ही लोगों को काटता है। एडिस दिन के वक्त पानी में अंडे देता है। ये हुई तो डेंगू से जुड़ी जानकारी। वही बड़ा सवाल यह है कि डेंगू नियंत्रण के लिए प्रदेश में कई तरह के दावे किए जाते हैं। करोड़ों रुपए इसकी रोकथाम के लिए खर्च किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी आखिर प्रदेश में डेंगू क्यों पैर पसार रहा? आखिर इसकी रोकथाम में कमी कहां है? क्या डेंगू के नाम पर भी प्रदेश में सरकारी तंत्र लापरवाही और भ्रष्टाचार कर रहा है? ये बड़ा सवाल है। चर्चा को विस्तार दें, उसके पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण लगभग थम चुका है, पर आमजनों की मुसीबतें कम नहीं हुई है। मध्य प्रदेश में लोग वायरल फीवर से परेशान हैं। अस्पतालों में इन दिनों मरीजों की लाइन लगी हुई है। इधर डेंगू का कहर भी जारी है और ये जानलेवा भी होता जा रहा है। प्रदेश में डेंगू के मरीजों की संख्या करीब 1000 से अधिक पहुंच गई है। मंदसौर, रतलाम के बाद जबलपुर, आगरमालवा, भोपाल, छिंदवाड़ा, इंदौर और धार में अधिक केस सामने आ रही है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि पूर्व में कोरोना हुआ हो या फिर 1 से 2 वर्ष पूर्व डेंगू से पीड़ित रहे हो तो उनके लिए सबसे ज्यादा खतरा है। डेंगू और कोरोना में अंतर कैसे पहचानें? एडिस मच्छर के कारण डेंगू का इन्फेक्शन होता है, वहीं SARS-CoV-2 वायरस के चलते कोविड होता है। डेंगू का फीवर 2 से 7 दिनों तक तो कोविड का बुखार 5 से 14 दिन तक रहता है। डेंगू होने पर शरीर में दर्द, आंखों में दर्द, मचली, उल्टी व रैशेस हो सकते हैं। कोविड में सांस लेने में परेशानी, मसल्स में दर्द, गले में खराश आदि लक्षण हो सकते हैं। डेंगू में छोटे बच्चे, डायबिटीज, अस्थमा या हार्ट के मरीजों पर खतरा अधिक रहता है, जबकि कोविड में अधिकतम उम्र वाले किडनी कैंसर, डायबिटीज आदि के मरीजों को अधिक रिस्क रहता है। डेंगू में उल्टी, ब्लीडिंग, सांस लेने में परेशानी, लिवर का साइज बढ़ना वार्निंग साइन माने जाते हैं, जबकि कोविड में सांस लेने में परेशानी, सीने में दर्द, ऑक्सीजन लेवल गिरना वार्निंग साइन माने जाते हैं। मध्य प्रदेश में करीब अब तक 1000 से अधिक लोग डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। वहीं अब तक 5 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन शहर में साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर जब दावा करते रहते हैं, इसके रोकथाम के लिए पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, उसके बाद भी आखिर प्रदेश में डेंगू इतनी तेजी से आकर क्यों पैर पसारता जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। डेंगू जिस तरह से फैल रहा आप भी जानते हैं। पहला सवाल ये सीधे सीधे कि जिनको डेंगू हो गया है, कोरोना की तीसरी लहर आने को है, ऐसे में जिनको डेंगू हुआ है, क्या कोरोना का उनसे ज्यादा खतरा है? जैसा हम सभी जानते हैं कि डेंगू भी एक वायरल इन्फेक्शन है और कोरोना भी एक वायरल इन्फेक्शन है जी। दोनों में जो चीज कॉमन है वो है इम्यूनिटी। किसी भी व्यक्ति की इम्यूनिटी अगर कम है, शरीर की प्रतिरोधी क्षमता कम है जी, तो उसको डेंगू होगा जी। अगर मच्छर, एडीज मच्छर जिसमें पैरासाइट वायरस है, उसने बाइट किया तो जी। यही कंडीशन है कि एक बार डेंगू हो गया तो पेशेंट को फीवर आएगा, पेशेंट की इम्यूनिटी फिर डिस्ट्रॉय होगी, पेशेंट को पेन होगा, रैशेस होंगे, सारे सिम्टम्स डेंगू का आएंगे। अब जब इम्यूनिटी और फर्दर डिटोरिएट हो गई है तो पेशेंट में संभावना होगी सेकेंडरी इन्फेक्शन की, जैसे कोरोना है। तो हाँ, ऐसे मरीज को विशेष एहतियात बरतना चाहिए, सारे प्रिकॉशन लेना चाहिए ताकि कोई दूसरा इन्फेक्शन ना लगे। नहीं तो मेरा सवाल आपसे यही था कि अगर कोरोना की तीसरी लहर संभावित है, ईश्वर करे ना आए, लेकिन जो डेंगू से पीड़ित हो गए हैं उनके लिए ज्यादा खतरा है? बिल्कुल ज्यादा खतरा है। तो ये डेंगू है कि कोरोना है तो खैर मैंने बताया आपको इसमें, लेकिन इसमें ऐसा भी है क्या जिनको डेंगू हो रहा है, आपके सामने भी पेशेंट आ रहे होंगे, तो जिनको डेंगू हो रहा है उनका कोरोना का टेस्ट कराया जा रहा है क्या? देखिए, वायरल इन्फेक्शन का एक रूटीन वायरल इन्फेक्शन हो, डेंगू हो, कोरोना हो, चिकनगुनिया हो, सबके सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं। अगर हम बेसिक सिम्टम्स देखें तो फीवर,
थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो कि समझना बहुत जरूरी है। जैसे आपने अभी बताया इससे पहले, प्रोग्राम से पहले, कि डेंगू का फीवर जो होता है जो दूसरे से 7वें दिन तक चलता है, जबकि कोरोना में इंक्यूबेशन पीरियड होता है 4-5 दिन का। तो अब ये डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल है कि फीवर किस चीज का है। बट एसोसिएटेड सिम्टम्स जो जैसे होंगे, जैसे डेंगू में रैशेस आएंगे बॉडी पे, चिकत्ते आएंगे, एब्डोमिनल पेन होगा, हेपेटोमेगेली थोड़ा लेट स्टेज में होगी, बॉडी एक होगा, ये कोरोना में सिम्टम भी आएंगे। डेंगू का फीवर जो होगा 99.5 से 101.5 ऐसा होगा, जबकि कोरोना में फीवर स्टार्ट होता है माइल्ड से, मतलब 99, 98.5। सो प्रिकॉशंस लेने हैं और चेक तो करवाना जरूरी है दोनों के दोनों। जी, अच्छा, ये डेंगू हमने तो बताया, लेकिन एक वरिष्ठ चिकित्सक के माध्यम से अगर हमारे दर्शक सुनेंगे तो ज्यादा उनको बेहतर होगा। ये डेंगू होता क्यों है और ये मच्छर क्यों पैदा हो जाते हैं? डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है, जैसा हम सब जानते हैं। ये डेंगू वायरस होता है। अब इसका करियर जो है वो है एडिस एजिप्टा वायरस, मच्छर, मॉस्किटो। वो मॉस्किटो अगर किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति को बाइट करे तो उसके डंक से ये वायरस फैलता है टू जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन है। अब यहाँ पर एक तो हमने बता दिया कि वायरस है, जो कैरियर है आपका वो एडिस मच्छर है। दूसरा, अब ये पनपता कहाँ है, तो हमारे घर के आसपास जितने भी अधिकतर हमने देखा है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर जो बारिश का टाइम होता है, जहाँ भी साफ पानी कलेक्टेड होगा, वो थोड़े से छोटे से चम्मच का पानी भी हो सकता है, वहां पर ये मच्छर हैं, ये अपने अंडे देते हैं और वहां हैच करते हैं, वहां से ये फैलते हैं। मतलब अगर पानी काफी समय तक कहीं पे अगर ठहरा हुआ है तो वहाँ डेंगू, साफ पानी में पनपते हैं ये। जी, अच्छा, इनकी जो एडिस है, इनकी लाइफ कितने समय तक होती है? टोटल लाइफ साइकिल जो होती है एडिस मच्छर की 7 दिन 8 दिन होती है टोटल मिला के, स्टार्टिंग फ्रॉम इनके एग से लेकर जब तक ये मॉस्किटो बन जाते हैं। तो ये 7 दिन में ये पनप कर फिर से नई वो लाते हैं, और फिर इनकी लाइफ भी ज्यादा नहीं होती है, 1 वीक या 2 वीक में ये अपने आप ही मर जाते हैं। और जी, सरकार आपकी 15 महीने छोड़ दीजिए, खासकर ये व्यवस्था रखना, इस समय डेंगू जिस तरह से फैल रहा है, यहाँ नहीं और शहरों में, जबलपुर में पूरा हॉस्पिटल भर गया है, वहां भी आपकी ही सरकार, माने जिला सरकार आपकी है, नगर सरकार। दावे खूब होते हैं कि हम साफ सफाई का ध्यान रख रहे हैं, पूरे देश में इंदौर नंबर 1 पे आया है स्वच्छता के मामले में, वहां भी डेंगू है, भोपाल भी इसके पहले नंबर 2 पे रहा है। तो ये सब खोखले वादे हैं क्या, खोखले दावे हैं? देखिए, एक थोड़ी सी मैं जानकारी डॉक्टर साहब से और लूंगा, पर पहले आपके प्रश्न का जवाब दे दूं। दावे कभी खोखले नहीं होते हैं, हमें तो खोखला दिख रहा है। नहीं, आपकी बात हो सकती है सही हो, आप आपके नजरिए से आपकी बात सही हो सकती है, पर उसमें मेरा निवेदन ये है कि प्रयास तो होते हैं, साफ सफाई भी होती है, नहीं तो इतने पूरे भारतवर्ष में भोपाल दूसरे तीसरे नंबर पे रहा, इंदौर पहले नंबर पे रहा, और भी मध्य प्रदेश के कई शहरों का नंबर बहुत ग्रेड सिस्टम में अच्छा रहा। पर कई बार क्या होता है कि कुछ लापरवाही निचले स्तर पर आ जाती है, तो कहीं अव्यवस्था हो सकती है, इसमें इनकार नहीं करता मैं। पर अगर प्रयास नहीं होंगे और इतना ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो सोचिए कि जो आज आप ही कह रहे हैं कि 1000 से ज्यादा मध्य प्रदेश में मरीज हैं, यही संख्या कहां तक पहुंच जाती है अगर साफ सफाई नहीं होती, ध्यान नहीं दिया जाता, ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा, तो ये संख्या, ये तो वायरल फीवर है ना, ये तो फैलने वाली बीमारी है, तो इसको तो आप मतलब प्रयास हो रहे हैं, तभी तो इतने कम स्तर पर इतनी 6 करोड़ की आबादी में अगर 1000 इन्फेक्टेड लोग मिल रहे हैं, तो ये मतलब मेरे को लगता है सरकार सही दिशा में काम कर रही है। चलिए, तो आप क्या चाहते हैं? मैं डॉक्टर साहब से, राकेश से पहले हमारा प्रश्न का उत्तर दीजिए, फिर राकेश से पूछ लीजिएगा। करोड़ों का फंड है, आप बोले निचले स्तर पर लापरवाही हो सकती है, निचले स्तर कौन देखेगा भाई? प्रशासन आपका है, आप ही देखेंगे। अगर निचला स्तर तब लापरवाही करेगा जब ऊपर वाला जो आपका अधिकारी है वो लापरवाह होगा। तो इन स्थितियों में आप क्या चाहते हैं, 10-20 हजार पेशेंट आ जाए क्या? नहीं, मेरा राकेश जी से पहले प्रश्न हो जाए, मेरा उत्तर दे दीजिए। उसी से जुड़ा हुआ है जी, क्योंकि वो ये सारी बातें उससे जुड़ी। राकेश जी, डॉक्टर साहब से मेरा जानकारी में चाहता हूँ कि सर आपने कहा है साफ पानी में मच्छर होता है जी, तो ये साफ पानी अगर खुला रखा हुआ है तो उसमें होगा, या वो बंद है तो उसमें भी हो जाएगा? जहां भी कलेक्टेड पानी और खुला है जी,
अच्छा, खुला, उसके लिए बंद होना जरूरी है। बिल्कुल। बंद है, पानी तो नहीं होगा। अगर वहां पर ऑक्सीजन नहीं है तो मच्छर कैसे पनप सकता है? हाँ, ये मेरी, हाँ, अब मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि नगर निगम लगातार सर्वे कर रही है, लगातार घरों में भी जा रही है, लोगों को समझाइश भी दे रही है, लोग भी जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे। जैसे मेरे को ऐसा लगता है अभी जितने एड आते हैं अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली सरकार के, कि वो लगातार डेंगू को उन्होंने जीरो उस पर ले आए हैं, कि साहब उन्होंने डेंगू पे कंट्रोल कर लिया है। वो सच्चाई क्या है वो तो वहां के लोग ज्यादा जानते हैं, पर आंकड़े बताते हैं। हाँ, आंकड़े बताते हैं। मैं आपकी वो जीरो पे ले आए हैं, आप बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, नहीं तो अब देखिए, अगर मध्य प्रदेश में भी प्रयास हो रहा है तो ये भी जीरो पे आ जाएगा, और प्रयास से ही सब संभव होता है, और कहीं कुछ लापरवाही है तो सवाल ये है ही नहीं अवस्थी जी। सवाल इस बात का है कि हर साल दावे किए जाते हैं और वो दावे फेल हो जाते हैं। जब बरसात आती है डेंगू फैल जाता है, कहीं चिकनगुनिया फैल जाता है। क्योंकि आप नगर निगम में भी रहे हैं, आप प्रतिनिधित्व करते रहे, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि कहां चूक कहां होती है। हाँ, चूक थोड़ी सी देखिए प्रशासन की तरफ से भी होती है, निचला स्टाफ जो नीचे जिसकी ज्यादा जिम्मेदारी है चेकिंग की, लोगों को जागरूक करने की, एक तो जिम्मेदारी वहां भी तय होनी चाहिए, और दूसरा लोगों को भी थोड़ा अवेयरनेस होना पड़ेगा कि एक अगर टाइमली, अगर अगस्त सितंबर अक्टूबर में डेंगू पनपता है तो उस बीच थोड़ा अपने घरों में साफ सफाई का और पानी को ढांक के, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा अगर पानी ढका हुआ है, पानी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो उसमें डेंगू नहीं होगा। तो देखिए, डेंगू तो हो रहा है साफ पानी से, ये तो बिल्कुल मच्छर जो पैदा हो रहा है साफ पानी में हो रहा है, ये तो सिद्ध हो चुकी। अब साफ पानी कहां मिलेगा? या तो घरों में मिलेगा, या लोगों के बर्तनों में मिलेगा, या लोगों की टंकियों में मिलेगा। तो ये तो घर में साफ पानी मिलेगा, सड़कों पे तो साफ पानी नहीं मिलेगा। मतलब प्रशासन का पूरा जिम्मा आपने आम आदमियों पे? नहीं, आम प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। विपक्ष क्या सोचता है विक्की जी? त्रिपाठी जी, जैसा कि हम लोगों ने अभी आपकी रिपोर्ट से और आदरणीय डॉक्टर साहब की बातों से हमने अंदाजा लगाया कि इस बार वैसे तो प्रतिवर्ष इस पीरियड में, इस साल के इस सीजन के अंदर डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के केसेस सामने आते रहे हैं, लेकिन इस बार क्यों ये ज्यादा हमें सतर्कता बरतने वाली बात है और क्यों डेंजरस ज्यादा इस बार का डेंगू या मलेरिया ज्यादा है? तो इसलिए क्योंकि अभी हम कोरोना की दूसरी लहर से उभरे हैं, और दूसरी लहर से उभरने के बाद में हर एक घर छोड़ के, मैं तो कहता हूं कि शायद हर एक इंसान की विसिनिटी के अंदर कहीं ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो पोस्ट कोविड सिम्टम्स से कहीं ना कहीं जूझ रहा होगा, तो उसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक है। अगर ऐसे में डेंगू का प्रहार उस पर होता है या मलेरिया या चिकनगुनिया का प्रहार होता है, तो जो पोस्ट कोविड सिम्टम से जूझता हुआ मरीज है उसकी मोर्टेलिटी रेट बढ़ने का खतरा है, और साथ ही उसका डेथ रेट भी मेरे ख्याल से बढ़ सकता है। तो लगातार जो डेंगू के केसेस प्रदेश में बढ़ रहे हैं, मेरा मानना है कि शासन जो है इसका रवैया लगातार सुस्त बना हुआ है डेंगू को लेकर, क्योंकि अगस्त में ही अगस्त में 1000 से पार हो जाना केसेस को, और कई सारे जिले इसमें रेड अलर्ट घोषित किया जाना, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक अलार्मिंग सिचुएशन है। हम लोगों को इस बात को समझने की आवश्यकता है कि कोविड में, डेंगू के मामले में दो हमारे प्रमुख विभाग, एक स्वास्थ्य विभाग और एक नगरीय प्रशासन विभाग हमारा, ये दोनों विभागों को समन्वय से काम करना अत्यंत आवश्यक है। जहां कहीं ना कहीं सुस्ती अवश्य दिखाई दे रही है, इस बारे में कोई दोमत नहीं है। हम लोगों अगर इनकी बात करेंगे हम स्वास्थ्य मंत्री जी की, तो कोरोना की लहर में भी हमने देखा था कि कहां वो दमोह चुनाव में प्रचार प्रसार करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो आज हम लोगों को कम से कम अब, जब कोई उपचुनाव नहीं है, कोई ऐसा संगठनात्मक कोई कार्य उनके ऊपर, जिम्मेवारी उनके ऊपर नहीं है, तो कम से कम अब उनको सजगता के साथ काम करना चाहिए। जिला मलेरिया अधिकारी हो चाहे सीएमएचओ हो, सबकी एक बैठक लेके, और जो खास तौर से वो जिले जैसे कि आपने बताया कि हमारे रतलाम, मंदसौर, इंदौर, छिंदवाड़ा, जबलपुर में भी अब महाकौशल की तरफ भी बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री जी को लगातार इस पर वॉच रखते हुए अपने अमले को टाइट करना पड़ेगा, सजगता के साथ कार्य करना पड़ेगा, और सभी को मिलजुल कर, विपक्ष के साथ में सभी को मिलजुल कर इस पर कार्य करना होगा, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर के बाद में इम्यूनिटी कमजोर है। जी बिल्कुल अवस्थी जी, देखिए कुछ भी हो, अगर आपको जनता ने मत दे करके, बहुमत दे करके सरकार आपने बनाई है, तो किसी भी तरह की कोरोना हो, मलेरिया हो, चिकनगुनिया हो, सब कुछ प्रशासन पे ही आता है। ये हम नहीं कह सकते कि बीमारी को प्रशासन रोक देगा, लेकिन बेहतर व्यवस्था। जबलपुर से रिपोर्ट आई है कि लोगों को एडमिट ही नहीं किया जा रहा है, पूरे बेड्स भर गए हैं,
ऐसे में अतिरिक्त व्यवस्था जो होनी चाहिए, जैसा कि विक्की जी ने कहा है कि स्वास्थ्य अमला इसमें सतर्क होना चाहिए। और जो मैंने देखा है कि कभी भी डॉक्टर साहब बताएंगे, कभी भी स्वास्थ्य अमला और नगरीय प्रशासन के अमले के अधिकारी बैठ करके कभी भी उन्होंने कुछ इस लाइन पे सोचने का कभी कोई मीटिंग भी नहीं हुई, मुझे तो नहीं समझ में आया। तो ये होना चाहिए अवस्थी जी। हाँ, नहीं, आपकी बात बिल्कुल सहमत है। और प्रशासन, मैंने जैसे पहले भी कहा त्रिपाठी जी कि मतलब प्रशासन लगातार प्रयास भी कर रहा है और बैठकें भी हो रही हैं, समन्वय का भी काम चल रहा है और नगर निगम के लोग, नगर पालिका के लोग भी घर घर जाकर, डोर टू डोर जाकर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, सैंपल भी कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये सब काम चल तो रहा है और फिर इसी से अंकुश लगता है। और ये महामारी एक हर साल आती है और इसको एक अवेयरनेस की जरूरत है। भारत में कोई भी महामारी, सवाल वही है कि हर साल क्यों आती है। हाँ, ये क्योंकि ये एक मौसमी कीड़ा जिसे कहते हैं कि मौसम में बरसाती मेंढक, जैसे बरसात में बहुत सारे मेंढक सड़कों पे दिखने लगते हैं, तो इसी तरह डेंगू भी एक टाइम है उसका पैदा होने का, तो उस टाइम में वो डेंगू भी पैदा होता है। लोगों को अवेयरनेस की जरूरत है और प्रशासन को भी चाहिए कि लोगों को अवेयरनेस करें और प्रयास करें कि लोग कम से कम इससे पीड़ित हों और लोगों को सही उपचार मिले। बिल्कुल, अगर लोगों को जागरूक कर देंगे तो फिर न प्रशासन की जरूरत है, न पुलिस की जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब आपसे दो सवाल है। पहला सवाल ये कि डेंगू मच्छर उत्पन्न ना हो, इसके लिए भी कोई दवा है जिसका छिड़काव कर दे पहले से, तो नहीं हो? आप सिंपल जो पानी जहां भी कलेक्टेड हो रहा है वहां थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। तेल काहे का तेल? कोई सा भी तेल जी। बेसिक कंसेप्ट ये है कि पानी के सरफेस पे अगर ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं होगी, ऑक्सीजन मच्छर का लार्वा जो है वो पानी के अंदर बाहर जाता है, उसको ऑक्सीजन यूज करनी है। ऑक्सीजन लेने वो कहाँ था? सरफेस पे। अगर सरफेस पे तेल होगा तो अंडा मच्छर बनेगा ही नहीं, पहली चीज। जी 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 बोलिए ना जी। दूसरा मेन चीज ये है कि डेंगू वायरस एक सेल्फ लिमिटिंग वायरल इन्फेक्शन है। ये इन्फेक्शन अपने आप ही 7 से 8 दिन में खत्म हो जाता है जी। स्टार्ट होता है पहले दिन से 7 दिन या 8 दिन मैक्सिमम, इसका नेचुरली डिके हो जाता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर जिसको भी सिम्टम्स हैं, मुझे लगता है 98-99% व्यक्ति जो भी इन्फेक्टेड है, जिनको बुखार आ रहा है, वो हॉस्पिटल की जगह घर पे भी किसी चिकित्सक से परामर्श लेकर आराम से ठीक हो सकते हैं जी। मुश्किल से 1% दिक्कत क्या होती है, जब भी ऐसा वायरल इन्फेक्शन हमने देखा है तो हम लोग भागते हैं हॉस्पिटल की तरफ जी। या क्वेक के पास जाते हैं, यहाँ पे डायग्नोसिस सही नहीं बनती है, जो भी है। सो एक स्थिति जो बिगड़ती है उसका एक कारण ये भी है, साथ में ये कि हमें कोशिश करना चाहिए पानी जन सहयोगिता से कि भाई पानी कलेक्ट ही ना हो कहीं पर, और जहां भी पानी हो आप वहां से पानी नहीं हटा सकते, थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए उस पर, ताकि कांटेक्ट तो खत्म हो, मच्छर पनपे ना जी। डॉक्टर साहब, चूंकि आपने कहा है कि घर में भी इलाज ले सकता है, हम चाहेंगे हमारे दर्शक जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जैसे बड़े शहरों में या शहरों में तो डॉक्टर उपलब्ध हो जाते हैं, परामर्श ले लेते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं, ऐसे लोग जो इस तरह की बीमारी की चपेट में आते हैं, डेंगू की चपेट में आते हैं, उनको क्या सावधानी बरतना चाहिए, क्या खान पान होना चाहिए और कौन सी दवाई लेना चाहिए? देखिए, इस पूरे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को हम 3 चीजों में बांटते हैं जी। एक तो ये इंश्योर करना कि वायरल इन्फेक्शन ही है जी। अब ये कोरोना है या डेंगू है या चिकनगुनिया है या मलेरिया है, ये इसके लिए छोटा सा इन्वेस्टिगेशन लगते हैं, ज्यादा नहीं लगते हैं। आप PS4MP करवा लीजिए, क्या मलेरिया पैरासाइट टेस्ट करवा लीजिए, प्लेटलेट काउंट करवा लीजिए, से एक आइडिया लग जाएगा कि भाई ये डेंगू है जी। अब दूसरी बात, वायरल इन्फेक्शन हमेशा सेल्फ लिमिटिंग होता है जी। अब डेंगू भी उसमें से एक है जो 7 दिन में अपने आप ही वायरस शरीर में एंटर करता है, अपने सिम्टम्स लाता है। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है, ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है, 7 दिन में डिसॉल्व हो जाता है। इस 7 दिन में बहुत कम संभावना ऐसी होती है कि किसी पेशेंट को क्रिटिकल स्टेज में जाना जाए। इस डेंगू के 3 फेज होते हैं, एक होता है क्लिनिकल फेज, एक होता है क्रिटिकल फेज, एक होता है रिकवरी फेज। क्लिनिकल फेज होता है पहले से 6वें 7वें दिन तक, जिसमें पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं, बुखार आता है, बॉडी एक होता है, रैशेस होते हैं। अगर व्यक्ति की इम्यूनिटी सही है, वो पहले से ही डायबिटीज नहीं है, HIV नहीं है, कोरोना से संक्रमित नहीं है जैसा भी चला है, उसकी इम्यूनिटी बहुत धराशायी नहीं है, तो 99% संभावना है उसका डेंगू सिर्फ पैरासीटामॉल लिए सिम्टोमेटिकली लें, अपने आप चला जाएगा। फ्लूइड लेते रहें, इलेक्ट्रोलाइट लेते रहें, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन साथ में ये भी है, अगर आपकी इम्यूनिटी कम है, आप कोरोना से ग्रसित हो चुके हो, आप हॉस्पिटलाइज हो चुके हो और लगता है आपको कि इम्यूनिटी अभी कम ही है,
तो विशेष परामर्श लें अपने डॉक्टर से, उनको उनके कस्टडी में इलाज करवाएं। बहुत कम देखने में आया है कि किसी को हेपेटोमेगाली लिवर बढ़ जाए, किसी की किडनी बैठ जाए, ऐसा बहुत कम होता है जी। तो डरने जैसा कुछ नहीं होता है, बस परामर्श जरूर लें और इलाज करवाएं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली चीज तो ये इंश्योर करें कि डेंगू है, वायरल इन्फेक्शन है या नहीं है। दूसरा, हम एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम जब भी बुखार आया या कोई चीज हुई तो हमारे आसपास के लोग बहुत सलाह देते हैं। तो मेरी सलाह ये है कि किसी चिकित्सक से परामर्श लें जी। आपके सब सहयोगी हो सकते हैं पर सलाह चिकित्सक से लें, सलाह के साथ, हाँ सलाह उसके हिसाब से इलाज करवाएं जी। चलिए चलते चलते विक्की जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पे? आदरणीय डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने दर्शकों के साथ साथ हमारा भी ज्ञानवर्धन किया, और खास तौर से जो पानी में जो उन्होंने तेल डालने वाली बात कही है, क्योंकि डॉक्टर साहब की जगह स्वराज एक्सप्रेस को दीजिए, बिल्कुल स्वराज एक्सप्रेस को भी और सम्मानित डॉक्टर साहब को भी, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूंगा कि इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गई आज दर्शकों के साथ में। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं जहां एक एस्पेक्ट और है इसके अंदर जिसको हम हमेशा छोड़ रहे हैं, हमारा आज जनप्रतिनिधि नहीं है नगरीय निकायों में। अवस्थी जी मेरी इस बात से अग्री करेंगे, अगर हमारा पार्षद हमारे जिन एरियाज के अंदर जमाव होता है, पानी का जमाव होता है, और जहां पर एक कॉमन मैन जाकर, मेरी तरह अगर कोई जाके अपने जनप्रतिनिधि के साथ साझा कर सकता था इस चीज को, वो आज थोड़ा सा मिसिंग है। उस चीज को हम आज सबसे ज्यादा मिस करते हैं, क्योंकि प्रशासन के लोगों को कई बार ऐसा देखा गया है कि वे अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में असमर्थ भी होते हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन लापरवाह होते हैं। जब तक कोई जनप्रतिनिधि ऊपर नहीं होता तो कहीं ना कहीं उसमें भी हम लोग मात खा रहे हैं, उसका भी कहीं ना कहीं इलाज मिले, प्रशासन चुस्त और दुरुस्त रहे और फैटेलिटीज और मोर्टेलिटीज कम हो, ऐसी हम आशा करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, चाहे वो नगर सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों से निवेदन करते हैं चुस्ती के साथ इस लड़ाई को हम लड़ें और जीतें। चलिए अवस्थी जी, देखिए ये कहीं ना कहीं विक्की जी मार्के की बात कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि नहीं है। नहीं, आप ही अपने क्षेत्र में जैसे थे, पार्षद अगर होते तो हो सकता है ये जो लापरवाही अधिकारी बरतते हैं नहीं बरतते। नहीं त्रिपाठी जी, मैं उन्हें दबों चुनाव बाकी चुनाव हो सकते हैं, तो ये भी उपचुनाव हो सकता है। मैं विक्की जी की बात से सहमत हूँ कि स्थानीय निकायों के चुनाव अगर होते हैं तो उससे काम बहुत प्रोग्रेस करता है और लोगों की पहुंच सीधे प्रशासन तक, और जनप्रतिनिधि, छोटे जनप्रतिनिधि, पार्षद वगैरह जो होते हैं, लोकल जनप्रतिनिधि जो होता है, वो सीधे प्रशासन तक अपनी बात ले जाते हैं जनता की। और सही में चुनाव होने चाहिए थे, पर कोरोना काल इतना लंबा कार्यकाल जिससे पूरी दुनिया ही व्यतीत हुई है, तो चुनाव होंगे, स्थानीय निकायों के चुनाव भी जल्दी ही होंगे। विक्की जी को मैं विश्वास दिलाता हूं। पर आज सबसे अच्छी बात तो ये रही कि डॉक्टर साहब से सच में बहुत अच्छी जानकारियां मिली हैं। मैं डॉक्टर साहब को, स्वराज चैनल और आपको धन्यवाद देता हूं कि आज डॉक्टर साहब को ही ज्यादा बोलना देना था, मेरा ऐसा आग्रह था। इसीलिए मैं डॉक्टर साहब से बार बार बोल रहा हूं कि आप ज्यादा बोलिए, डॉक्टर साहब कम बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब एक बात और है चलते चलते कह रहा हूं कि जिस तरह से कहा जाता है प्लेटलेट घटते हैं, तो उस दौरान जो मैंने सुना है कि कहते हैं पपीते के पत्ते का रस दीजिए प्लेटलेट घट जाएंगे। क्या ये सब जो राय चंदों की जो बात कही है आपने, तो इसलिए क्या इससे कुछ होता है या मेडिसिन ही और लेना चाहिए? और अगर प्लेटलेट घट रहा है तो कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए? देखिए, दो चीजें बहुत क्लियर हैं। एक तो मैंने बताया सेल्फ लिमिटिंग है, 7 दिन में चला जाता है जी। अब 7 दिन में 99% लोगों को ज्यादा तो पपीते का पत्ता लें या पपीता खाएं, 7 दिन में तो उनको ठीक होना ही है जी। आपको सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल खानी है, वो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए, और फ्लूइड लेना है, पानी खूब पीना है इलेक्ट्रोलाइट के साथ। अगर आपको पहले से प्री ऑक्यूपाइड कुछ है, जैसे इम्यूनिटी डिस्ट्रॉयड है, तो प्लीज अपने डॉक्टर से सलाह लें। बाकी सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप ठीक हो जाएगा। चलिए, आप ठीक हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। विक्की जी आपका भी, अवस्थी जी आपका भी हमारे साथ चर्चा में शरीक होने में सारी जानकारी देने के लिए। तो डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति में तेज बुखार होता है। ऐसे में अगर लापरवाही बरतते हैं तो यह खतरनाक साबित भी हो सकता है। इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति के प्लेटलेट्स कम होने लगते हैं। इसके लिए डेंगू के मरीजों को अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर्स भी डेंगू के मरीजों को शीघ्र स्वस्थ होने के लिए कई चीजें खाने के लिए सलाह देते हैं। ताजी सब्जियों में आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। ऐसे में स्वराज एक्सप्रेस लोगों से यही अपील करता है कि दिन में मच्छरों को काटने से खुद को बचाएं। घर के आसपास या घर के अंदर पानी नहीं
नहीं जमने दें। कूलर, गमले, टायर इत्यादि में जमे पानी को तुरंत फेंक दें, क्योंकि सुरक्षा भी इससे बचने का एक बड़ा उपाय है। साथ ही प्रशासन को भी लोगों में जागरूकता लाने के उपाय करने चाहिए, जिससे कि डेंगू से प्रदेश को बचाया जा सके। इसी के साथ जनता मांगे जवाब में इतना ही। नमस्कार।